नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत अरावली पर्वतीय प्रदेश की। हम लोगों ने अभी तक अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति और अरावली पर्वतीय प्रदेश के विस्तार को लेकर चर्चा की थी। अभी हम बात करने वाले हैं अरावली की विशेषताएं, कि अरावली की क्या विशेषताएं हैं। तो सामान्यतः हम लोगों को पता होना चाहिए कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। तो इसकी विश्व के संदर्भ में क्या विशेषता है। दूसरी, यह प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश का जो है भाग है, यानी कि गोंडवाना लैंड का यह भाग है। तो भारत के संदर्भ में इसकी क्या विशेषताएं हैं। और उसके बाद राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं तो इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं को लेकर। अब हम यदि विशेषताओं में बात करें तो कई बार इनके इतिहास के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कहेंगे इतिहास के संदर्भ में कैसे, कि अरावली पर्वतमाला को ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। जैसे हमने राजस्थान का अध्ययन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ऋग्वेद काल में, यानी कि वैदिक काल में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया था। वहीं रामायण काल में वाल्मीकि ने मरुकांतर राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। उसी कड़ी में यदि हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो प्राचीन काल में पौराणिक कालखंड जब आया तब उसमें एक रचना लिखी गई थी जिसका नाम था विष्णु पुराण। रचना थी विष्णु पुराण, जो कि हमारा एक प्राचीन कालीन ग्रंथ भी है, पौराणिक ग्रंथ की श्रेणी में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस विष्णु पुराण में अरावली पर्वतीय प्रदेश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया। इसको विष्णु पुराण में मेरु पर्वत की संज्ञा दी गई थी। क्या कहा गया था? मेरु पर्वत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में मेरु पर्वत का प्रयोग किसके लिए किया गया था। मेरु पर्वत का प्रयोग किया गया था अरावली के लिए, और इसी में कहीं जगह लिखा हुआ मिलता है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत, यानी कि मेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत जो है अरावली पर्वतमाला के लिए जो है शब्द का प्रयोग किया गया था। किसमें किया गया था? विष्णु पुराण में। तो आपसे दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि विष्णु पुराण में अरावली को कहा गया था, या तो लिखा हुआ होगा मेरु पर्वत या फिर लिखा होगा सुमेरु पर्वत। और इसी तरह से जो प्राचीन हमारे ग्रंथ थे उसमें अरावली के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया गया था, उसका नाम था परिपत्र पर्वत। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में परिपत्र पर्वत किसे कहा जाता था। तो प्राचीन काल में परिपत्र पर्वत अरावली पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता था। तो ये तो थे इसके ऐतिहासिक दृष्टि से क्या नाम है। अब हम बात करते हैं विशेषताओं में। पहले तो नाम को लेकर पूछी जा सकती है। दूसरा है अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है, कि अरावली की, ये तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम नाम कहते हैं कि इसको मेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत कहा गया विष्णु पुराण में, और प्राचीन काल में इसके लिए जो है परिपत्र पर्वत का प्रयोग किया गया था। लेकिन अरावली जो शब्द है यह कहां से लिया गया। तो अगला जो ज्योग्राफिकली दृष्टि से जो नाम आता है, भौगोलिक दृष्टि से अरावली जो नाम रखा गया है वह किस आधार पर रखा गया है, वह पता चलता है। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है। अरावली का शाब्दिक अर्थ। अब अरावली का जो शाब्दिक अर्थ है यह क्या है। तो देखिए, हम लोगों ने उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ा था कि जो भारी प्लेट है वह तो नीचे की ओर चली गई, यह
भारी प्लेट नीचे की ओर चली गई और जो हल्की प्लेट थी उसमें क्या हुआ, वलन हुआ। हल्की प्लेट, इसमें कौन सी क्रिया हुई, वलन की क्रिया हुई, यानी कि संपीड़न बल के कारण मुड़ा हुआ, यानी कि संपीड़न बल के कारण जो मुड़ा हुआ हल्के प्लेट में, उसे हमने क्या कहा, वलन। और वलन से जो एक पर्वत की श्रृंखला का जो निर्माण हुआ, वलन से जो एक पर्वत श्रृंखला बनी, इसे क्या कहा गया, अरावली। तो अरावली का जो शाब्दिक अर्थ है वह है पर्वत की श्रृंखला या पहाड़ों की श्रृंखला, जिसे क्या कहा गया, अरावली। इसलिए पूछा जा सकता है कि अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अरावली का जो शाब्दिक अर्थ है वह है पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला, और जिसका निर्माण कौन सी क्रिया से हुआ है, वलन की क्रिया से। अब वलन की क्रिया किसमें हुई थी, गोंडवाना लैंड में जो हल्की प्लेटें थी उसमें वलन की क्रिया हुई और संपीड़न बल के कारण मुड़ा हुआ, और मुड़ाव से जो है पर्वतों की एक श्रृंखला बनी, इसे क्या कहा गया, अरावली। तो दूसरा बन सकता है अरावली का शाब्दिक अर्थ कौन सा है। इसके बाद और क्या विशेषता है, अगली विशेषता पूछी जाती है कि अरावली का मूल, यानी कि अरावली जो पर्वतमाला है इसकी जड़ कहां स्थित है, इसका मूल कहां स्थित है, यानी कि इसका जो है उद्भव कहां से माना जाता है। तो देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार भारत में हम बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला का जब हम विस्तार बात करते हैं भारत में, तो हमने कहा था कि इसका विस्तार पालनपुर से लगाकर दिल्ली रायसीना तक है। दिल्ली और यहां पालनपुर, यानी कि अरावली का जो विस्तार है वह पालनपुर गुजरात से लगाकर कहां तक है, दिल्ली तक है। लेकिन यदि हम इसको इधर की ओर बढ़ाते हैं तो इसका जो मूल जो माना जाता है यह कहां माना जाता है, अरब सागर में। और यह भी कई बार राजस्थान के कंपटीशन में पूछा जाता है कि अरावली का जो मूल है या अरावली की जो जड़ है या अरावली की जो उत्पत्ति है, मूल है, कहां से है, अरब सागर से है। तो अरावली का मूल कहां स्थित है, अरब सागर में, जबकि विस्तार कहां से है, पालनपुर से लगाकर दिल्ली तक इसका भारत में विस्तार है। तो एक तो नाम को लेकर प्रश्न बन सकता है, दूसरा जो बन सकता है कि अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बाद अरावली का जो है वह मूल कहां स्थित है। तो अरावली का मूल जो है वह अरब सागर में स्थित है। इसके बाद कुछ प्रश्न और बनते हैं। एक प्रश्न बनता है अरावली की आकृति कैसी है। यह भी अरावली की एक विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि अरावली की आकृति कैसी है। तो यदि हम राजस्थान में बात करें तो हम लोगों ने
अरावली को लेके कहा था कि अरावली का जो विस्तार है वह इस तरीके से है कि सिरोही, यहां सिरोही से झुंझुनू तक है। अब इसकी आकृति की बात करें तो इसकी जो अरावली की आकृति है अरावली की जो आकृति है यहां दो प्रकार के रूप में है। एक तो कि इसकी आकृति एक वाद्य यंत्र है जिसको तत्ववाद्य यंत्र कहते हैं, जिसे हम कहते हैं तंदूरा, नाम सुना होगा, तत्ववाद्य यंत्र। और तत्ववाद्य यंत्र किस प्रकार का है, तंदूरे की आकृति आपने देखी होगी, इस तरीके की आकृति है। जो कि तार से बना गया है, इसलिए इसको बोलते हैं तत्ववाद्य यंत्र। यानी कि अरावली की आकृति एक तरह से जो है तत्ववाद्य यंत्र तंदूरा है उसके समान ही हमको यह दिखाई देती है। इसीलिए पूछा जा सकता है कि अरावली की आकृति कैसी है, तो अरावली की आकृति तंदूरे के समान है, यानी तत्ववाद्य यंत्र के समान है। दूसरा, कई बार पूछा जाता है कि अरावली की आकृति किसके समान है, तो देखिए अरावली की आकृति एक तरह से जो हमारा कर्ण है उसके समान है। जो हमारा जो कान है कर्णवत है। कर्णवत यानी कान के समान है। यानी कि अरावली की आकृति आपको यदि वाद्य यंत्र के रूप में पूछा जाए कि अरावली की आकृति किस वाद्य यंत्र के समान है, तो तत्ववाद्य यंत्र तंदूरे के समान है। या पूछा जा सकता है कि किस के शरीर के किस अंग के समान है, तो इसकी आकृति कर्णवत यानी कि कान के समान है। तो आकृति को लेके भी पूछा जाता है। लेकिन अब इसमें आकृति की, अरावली की आकृति की बात करें तो अरावली की आकृति दो रूप में है कि इसका जो उत्तरी भाग है इसकी आकृति अलग तरह की है, इसकी दक्षिणी जो है वह अलग तरह की है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो अरावली का जो उत्तरी भाग है अरावली का उत्तरी भाग, तो जो अरावली का जो उत्तरी भाग है, यह जो भाग है इसकी आकृति मानी जाती है भेड़ शिला के रूप में, कि जो भेड़ की पीठ होती है, भेड़ की पीठ के रूप में इसकी आकृति है उत्तरी भाग की। जबकि अरावली का दक्षिणी जो भाग है अरावली का दक्षिणी भाग, अरावली का जो दक्षिणी भाग है वह एक तरह से
पंजाकार है। कैसा है? पंजाकार। कि अरावली के दक्षिण भाग की जो आकृति है, इसकी आकृति एक तरह से पंजे के समान है। हाथ का जो पंजा होता है इसके समान हमें यह दिखाई देती है। तो आपको आकृति को लेकर 4 तरह की आकृतियां पूछी जा सकती है कि अरावली का जो दक्षिणी भाग है इसकी आकृति किसके समान है? पंजाकार है। अरावली के उत्तरी भाग की आकृति कैसी है? तो भेड़ की शिला के रूप में, यानी भेड़ की पीठ के नुमा है, भेड़ शिला के नुमा है। और अरावली की आकृति किस वाद्य यंत्र के समान है? तो अरावली की आकृति तंदूरे के समान है, तत्वाद्य यंत्र के समान है। और अरावली की आकृति किस अंग, शरीर के किस भाग के समान है? तो अरावली की आकृति शरीर के जो है भाग कान के समान है, कर्णवत इसकी क्या है? आकृति है। इसका फैलाव एक तरह से राजस्थान में कान के समान है, कर्णवत इसका क्या है? फैलाव है। तो यह पूरी हमारी अरावली की आकृति को लेके पूछा जा सकता है, अरावली के नाम को लेके पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी विश्व में क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब हम बात करते हैं विश्व में अरावली की विशेषता। और जब हम विश्व में अरावली की विशेषता की बात करते हैं तो यह लिखते हैं कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में अरावली की क्या विशेषता है, तो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। कई बार इसका प्रश्न विश्व के संदर्भ में पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पर्वतमाला अरावली के समकक्ष है। तो देखिए, विश्व के संदर्भ में अरावली और इसके समकक्ष 2 है पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वह है अपलेशियन पर्वतमाला। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला जो है वह अपलेशियन पर्वतमाला जो कि यूएसए के पूर्वी तट पर जो है, पूर्वी तट के समानांतर जो पर्वतमाला है उसे कहते हैं हम अपलेशियन पर्वतमाला। और अरावली जो है वह अपलेशियन पर्वतमाला के क्या है? समकक्ष मानी जाती है, या कई जगह समकालीन लिखते हैं, समकालीन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। और यह किसके समकालीन मानी जाती है? अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन मानी जाती है। और अपलेशियन पर्वतमाला कहां स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। और इस ही अपलेशियन पर्वतमाला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है टेनेसी नदी। और उस टेनेसी नदी पर एक बांध बनाया गया है। और उसी टेनेसी नदी घाटी परियोजना के मॉडल के आधार पर स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो यह प्रश्न भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस मॉडल पर आधारित है? तो टेनेसी नदी घाटी मॉडल जो कि यूएसए की नदी है उस मॉडल पर आधारित है। और जो टेनेसी नदी है वह अपलेशियन पर्वतमाला से निकलती है। और यह अपलेशियन पर्वतमाला अरावली के समकालीन मानी जाती है। तो विश्व के संदर्भ में हमें 2 प्रश्न बनते हैं। यहां एक तो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, और दूसरा यह किसके समकालीन है? वह अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। अब हमें जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जा सकते हैं? वहां हमें 4 पर्वतमालाओं के नाम लिखेंगे, जैसे अरावली पर्वतमाला हो गया, रॉकी पर्वतमाला,
एंडीज पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला। और फिर हमसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है। तो देखिए, विश्व की जितनी भी ऊंची पर्वतमाला है वह सब जो है नवीन पर्वतमाला है, और अरावली है, अपलेशियन पर्वतमाला है, इनकी ऊंचाई कम है। क्यों कम है? क्योंकि वायु जल के कारण अपर्दन से इन धीरे धीरे यहां इनका अपर्दन हुआ और यह टूटती गई और इनकी ऊंचाई में क्या होती गई? कमी होती गई। और यही पता चलेगा कि जब हम अरावली की ऊंचाई पढ़ते हैं तो क्लियर होगा कि अरावली की ऊंचाई वर्तमान में राजस्थान में औसत ऊंचाई जो है वह 930 मीटर है। और हमने पढ़ा था उच्चावच में कि यदि किसी की ऊंचाई 600 से 1800 के मध्य है तो वह क्या कहलाती है? पहाड़ी कहलाती है। जबकि हम पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला, और पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है? हमने पढ़ा भी था कि 2700 मीटर से ऊपर की जो है उच्चावच होते हैं वह पर्वत होते हैं, जबकि अरावली की वर्तमान में औसत ऊंचाई तो 930 है। तो क्या यह एक पर्वतमाला है या केवल पहाड़ियां हैं? तो हम इसकी चर्चा करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जितने भी जो प्राचीन वलित पर्वतमालाएं हैं अब धीरे धीरे जल और वायु के अपर्दन के कारण टूट चुकी है और इनकी ऊंचाई में क्या हुई है? कमी हुई है। तो ऊंचाई को लेके भी हमारा प्रश्न वर्तमान संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो अब बात करते हैं ऊंचाई को लेके। वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई, वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर, जबकि उत्पत्ति के समय अरावली की ऊंचाई 2800 मीटर कि जब इसकी प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पत्ति हुई थी उस समय अरावली की ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर थी। और इसी कारण हमने उस समय जो पर्वतों की एक श्रृंखला मिली उसे हमने क्या नाम दिया? अरावली पर्वतमाला। और इसको पर्वतमाला क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर, और 2700 मीटर से ऊपर की जो है उच्चावच क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। यहां हमने जो है उच्चावच के संदर्भ में अध्ययन किया था कि उच्चावच जो है स्थलों पर मुख्य रूप से 5 उच्चावच माने जाते हैं: मैदान, पठार, पहाड़ी, पहाड़ और पर्वत। तो जब अरावली की उत्पत्ति हुई उस समय इसकी ऊंचाई 2800 मीटर थी, और 2700 मीटर से ऊपर के जो उच्चावच होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। इसीलिए जो अरावली पर जो पर्वतों की एक श्रृंखला मिली उसे हमने क्या नाम दिया? अरावली पर्वतमाला नाम दिया। लेकिन धीरे धीरे इस पर्वतमाला पर वायु, जल, तापमान और अन्य किसी कारण से अपर्दन हुआ, और अपर्दन के परिणाम स्वरूप इसकी ऊंचाई में क्या होती गई? कमी होती गई। इसीलिए वर्तमान में हम कहते हैं अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां क्यों? कि वर्तमान में ऊंचाई कितनी है?
930 मीटर है। और हमने उच्चावच के संदर्भ में पढ़ा था कि 600 मीटर से लगाकर 1800 मीटर के उच्चावच जो होते हैं वह सब क्या कहलाती है, पहाड़ियां कहलाती है। और इसकी ऊंचाई 930 मीटर है। इसलिए वर्तमान में हम पढ़ते हैं अरावली की पहाड़ियां, जैसे मालखेत की पहाड़ियां हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां हैं, चाहे हम बैराट की पहाड़ियां। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्पत्ति के समय जो 2800 मीटर ऊंचाई थी वह वायु, जल, तापमान के कारण जो अपर्दन हुआ और अपर्दन से यह टूट गई, टूटने से इसकी ऊंचाई में क्या हुई, कमी हुई। और इस कारण वर्तमान में अरावली जो पर्वत है, पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानी जाती है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब है कि जब इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय जिसकी ऊंचाई थी, धीरे धीरे इसकी ऊंचाई में जो है कमी हुई और अब वह अवशिष्ट के रूप में है। अब इसमें किसी तरह का उत्थान नहीं है, किसी तरह की इसकी ऊंचाई में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि इसकी ऊंचाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि अरावली की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि हो रही है, अरावली की ऊंचाई में निरंतर कमी हो रही है, अरावली की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, अरावली की ऊंचाई में निरंतर क्या हो रही है, कमी हो रही है। कैसे कि जब हम लोग पढ़ते थे कि उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई कितनी थी, 2800 मीटर, 2800 मीटर थी, जबकि वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अरावली की ऊंचाई में निरंतर क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी होने के कारण यह एक कैसी पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। तो ऊंचाई को लेकर भी आपका प्रश्न क्लियर हो गया कि वर्तमान में पूछे तो 930 मीटर, उत्पत्ति के संबंध में पूछे तो 2800 मीटर, और कैसी पर्वतमाला है, तो एक अवशिष्ट पर्वतमाला है और इसकी ऊंचाई में निरंतर क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्लियर? आपसे यदि सीधा भी पूछा जा सकता है कि क्या अरावली एक पर्वतमाला है, तो आप लिखेंगे कि प्रारंभ में जो है यह एक पर्वतमाला थी, लेकिन वर्तमान में भौगोलिक परिवर्तन, वायु, जल, तापमान के अपर्दन के कारण इसकी ऊंचाई में निरंतर कमी हो गई और वर्तमान में यह पर्वतमाला के रूप में नहीं, जबकि पहाड़ियों के रूप में एक अवशिष्ट पर्वत का क्या है, उदाहरण है। यह है हमारी पूरी अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में ऊंचाई को लेके। तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है और इसकी ऊंचाई में निरंतर क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यह एक अवशिष्ट पर्वत का क्या है, रूप है। इसके बाद हमें पूछा जाता है कि भारत के संदर्भ में इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए, भारत के संदर्भ में हम बात करें कि भारत के संदर्भ में अरावली पर्वतमाला की क्या विशेषता है। तो देखिए, भारत के संदर्भ में अरावली की जब हम विशेषता पढ़ते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रायद्वीपीय भारत। कि प्रायद्वीपीय भारत, यदि हम यहां पर हिमालय पर्वतमाला है और यहां पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल है और यहां अरावली पर्वतमाला है।
यह अरावली पर्वतमाला। हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और यह है अरावली। अब हम बात करते हैं कि देखिए भारत में यदि देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है। कि उत्तर भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है? हिमालय है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी है? पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, है कर्नाटका में। तो पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और उत्तर भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय। तो हिमालय और पश्चिमी घाट के बीच में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय और पश्चिमी घाट के बीच में सबसे ऊंची पर्वतमाला है अरावली, क्योंकि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर, जिसकी हम ऊंचाई कहते हैं 1722 या कई जगह लिखा हुआ है 1727 मीटर, जो कि राजस्थान की और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमारा प्रश्न भारत के संदर्भ में पूछा जाता है कि हिमालय उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में सबसे ऊंची पर्वतमाला है वह अरावली पर्वतमाला है। या हिमालय और पश्चिमी घाट के मध्य सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, कई जगह लिखा हुआ है 1727 मीटर, और यह सिरोही में स्थित है। किस जिले में है? सिरोही में। इसीलिए हिमालय और पश्चिमी घाट के बीच में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। क्लियर? दूसरा प्रश्न अरावली को लेकर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। तो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट विशेषता है अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा, कि अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है? यह है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है यह। अरावली है। अब देखिए, अरावली के समानांतर एक वर्षा रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं 50 सेमी वर्षा रेखा।
50 सेमी वर्षा रेखा अरावली के समानांतर गुजरती है। समांतर अरावली के गुजरती है। तो अरावली के पूरब में, अरावली के पूरब में 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जबकि अरावली के पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। और यही कारण है कि अरावली को जो है महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्योंकि यह केवल हम राजस्थान की बात नहीं करें, भारत में भी देखेंगे तो अरावली के पूरब में 50 से ज्यादा है और अरावली के पश्चिम में 50 से कम बारिश होती है। इसीलिए अरावली को जो है हम महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहती है कि वर्षा जल का एक तरह से दो भागों में विभाजन करती है कि एक पूरब में 50 से ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि पश्चिम में 50 से कम बारिश हो रही है। और कई बार पूछा जाता है कि कौन सी वर्षा रेखा अरावली के समानांतर गुजरती है, तो 50 सेमी वर्षा रेखा। कई बार यहां मिलीमीटर में भी पूछ रहे हैं, तो 500 मिलीमीटर, 500 mm वर्षा रेखा 50 सेमी या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समानांतर गुजरती है। और यही कारण है कि अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। दूसरा एक और कारण है कि अरावली के पूरब से जो भी नदियां निकलती है, अरावली से के पूरब से जो भी नदियां निकलेगी, जो कि अपना पानी कहां ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और अरावली के पश्चिम से जो नदियां निकलेगी, यह सब अपना जल कहां ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है। इसीलिए यहां नदी जल का भी क्या करती है, बंटवारा करती है कि अरावली के पश्चिम से जो नदियां निकलेगी वह अरब सागर में जाएगी, अरावली के पूरब से निकलेगी वह बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो नदी जल का भी यह बंटवारा करती है, साथ ही यह वर्षा जल का भी बंटवारा करती है। इसी कारण अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई है। तो छोटे कंपटीशन में तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि महान भारतीय जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है, तो उत्तर है अरावली पर्वतमाला। दूसरा बड़े कंपटीशन में यही पूछा जाएगा कि अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है, यह कथन और इसके बाद कारण लिखेंगे कि 50 सेमी वर्षा रेखा इसके समानांतर गुजरती है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण में दूसरा भी लिख सकते हैं कि यह वर्षा जल का या नदी जल का बंटवारा करती है, तब भी यह कारण सही है कि यह वर्षा जल और नदी जल का भारत में क्या करती है, बंटवारा करती है, विभाजन करती है, यानी कि जल का विभाजन करती है। इसीलिए इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई है। यह थी इसकी भारत में विशेषता। अब बात करते हैं राजस्थान में इसकी क्या विशेषता है। तो राजस्थान को लेके जो इसकी विशेषता पूछी जाती है, हम उनकी बात करते हैं। कि राजस्थान के संदर्भ में क्या प्रश्न बनते हैं, हम इनकी बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अरावली की क्या विशेषताएं हैं।
बात करते हैं अरावली की, राजस्थान के संदर्भ में अरावली की विशेषताएं। देखिए, सबसे पहली विशेषता है वह है चट्टानें। कि अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो देखिए हमने कहा कि अरावली की उत्पत्ति किससे हुई है, गोंडवाना लैंड से हुई है, और यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का क्या है, भाग है। इसलिए अरावली पर्वतमाला में जो है आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो देखिए चट्टानें तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। चट्टानें तीन प्रकार की होती है, उसमें से जो सबसे पहली चट्टानें जो पृथ्वी पर बनी थी वह थी आग्नेय चट्टानें। तो अरावली पर्वतमाला में कौन सी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, या इन्हें कहा जाता है प्राथमिक चट्टानें। प्राथमिक चट्टानें क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो सबसे पहले चट्टानें बनी थी वह आग्नेय चट्टानें बनी थी, इसीलिए आग्नेय चट्टानों को ही प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। अब आग्नेय चट्टानें भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान और दूसरी होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब हम बात करते हैं कि आग्नेय में से अरावली में कौन सी है, आंतरिक आग्नेय है या बाह्य आग्नेय। तो बाह्य आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानें। कौन क्या कहा जाता है, बेसाल्ट चट्टानें, जबकि आंतरिक आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है ग्रेनाइट चट्टानें। अब प्रश्न आता है कि अरावली पर्वतमाला में कौन सी है, तो देखिए अरावली पर्वतमाला में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है अरावली पर्वतमाला में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। तो प्रश्न है, कहीं के स्टूडेंट के दिमाग में यह प्रश्न भी आ रहा होगा कि सर बेसाल्ट चट्टानें कहां पाई जाती है, तो देखिए बाह्य आग्नेय चट्टानें कहां पाई जाती है, जहां ज्वालामुखी क्रिया हुई है। और राजस्थान में देखा होगा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित एक ही जो है भौतिक प्रदेश है जिसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है हाड़ौती का पठार। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा जाए अब ये क्यों, क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का पठार दोनों ही गोंडवाना लैंड का भाग है और दोनों ही भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जो है ये भाग है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत ही अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार आते हैं। इसलिए यहां पर चट्टानें कौन सी होगी, आग्नेय चट्टानें होगी दोनों जगह। लेकिन आग्नेय चट्टानों में भी कौन सी होगी, अरावली में जो है ग्रेनाइट चट्टानें होगी, जबकि इसमें जो कौन सी होगी, बेसाल्ट चट्टानें होगी। ग्रेनाइट चट्टानें जो कि अम्लीय चट्टानें होती है, जबकि बेसाल्ट चट्टानें कैसी होती है, क्षारीय चट्टानें होती है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इनमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसलिए यह जो है कैसी चट्टानें, अम्लीय एसिडिक है, जबकि यह क्या है, बेसिक है, यानी क्षारीय चट्टानें होती है। और यह सिलिका की मात्रा के आधार पर रासायनिक संगठन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो अम्लीय चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है या आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, जबकि हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट चट्टानें, बाह्य आग्नेय चट्टानें या क्षारीय चट्टानें पाई जाती है। अब इसकी क्या विषय, जब यहां ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कई बार इस प्रश्न को अलग तरीके से पूछा जाता है कि यह जो
आंतरिक आग्नेय चट्टानें जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं जो अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है, यह धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाती है। कौन से क्रम की कहलाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो हमारा यहां से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती है? अरावली में पाई जाती है। अब अरावली में क्यों है? अब इसको धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्यों कहते हैं? क्योंकि अरावली की उत्पत्ति जब हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल, उस समय ही प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसीलिए अरावली की उत्पत्ति में भी कई बार हमें पूछा जाता है कि अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो हम पढ़ते हैं प्री कैम्ब्रियन काल, लेकिन ऑप्शन में लिखा जाता है धारवाड़ समय। तो देखिए, अरावली की उत्पत्ति के समय धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो है क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसीलिए अरावली पर्वतमाला में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जो कि कौन सी है? आंतरिक आग्नेय चट्टानें या ग्रेनाइट चट्टानें। क्लियर? अब हमारा प्रश्न बनता है कि जब यह आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है तो अरावली की पर्वतमाला में कौन से खनिज पाए जाएंगे? क्योंकि हमने कहा चट्टानों से ही पता चलता है कि उसमें कौन से खनिज पाए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से है कि जहां पर ग्रेनाइट चट्टानें होगी या धारवाड़ क्रम की चट्टानें होंगी, वहां पर धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों की क्या होगी? प्रधानता होगी। तो यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान में धात्विक खनिजों की प्रधानता वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? धात्विक खनिज का मतलब है धातुएं। तो राजस्थान में जितने भी धात्विक खनिज है, केवल एक एल्यूमिनियम को छोड़ दें तो शेष सभी कहां से निकलते हैं? अरावली से निकलते हैं। चाहे देखिए लोहा अयस्क की बात करें तो हम देखते हैं मोरिजा बानोला है, नाथरा की पाल उदयपुर है, तो वहां से। उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं कि सीसा जस्ता है तो जावर की खाने हैं, चांदी पढ़ते हैं तब भी हम उदयपुर में जावर से पढ़ते हैं, तांबा है तो खेतड़ी झुंझुनू से निकलता है, टंगस्टन की बात करें तो आपने वालदा सिरोही का नाम सुना होगा। तो राजस्थान में जितनी भी धातुएं निकलती है, जितने भी धात्विक खनिज है, वह सब कहां से निकलते हैं? अरावली से निकलते हैं। कौन सी चट्टानों से निकलते हैं? ग्रेनाइट चट्टानों से या धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकलते हैं। तो इसीलिए हमारा यहां से एक और प्रश्न खनिजों से पूछा जाता है कि राजस्थान में जो लोहा अयस्क के भंडार हैं, जितने भी लोहा अयस्क के भंडार हैं, वह कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो हमें क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में लोहा अयस्क के भंडार अरावली पर्वतीय प्रदेश में है, और अरावली पर्वतीय प्रदेश में या तो लिखा जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में या लिखा जाता है ग्रेनाइट चट्टानों में। तो धारवाड़ क्रम या ग्रेनाइट चट्टानों में जो है राजस्थान में धात्विक खनिजों के भंडार है। इसको कथन और कारण में भी पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में धात्विक खनिजों की प्रधानता है। कथन कारण, अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसका मतलब कथन और कारण दोनों क्या है? सही है, क्योंकि हमारे यहां धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें वह सब कौन सी है? ग्रेनाइट चट्टानें हैं, और ग्रेनाइट चट्टानों में धात्विक खनिजों की क्या होती है? प्रधानता होती है। इसीलिए राजस्थान में जितनी भी धातुएं हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी खनिज, धात्विक खनिज पढ़ते हैं, उनका जितना भी उत्खनन क्षेत्र है, जितने भी खाने हैं, उनके सभी के अधिकांश जो है वह उत्तर क्या होता है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में आपको मिलेगी खाने, चाहे उदयपुर में है, चाहे वो आपके सिरोही में है, चाहे आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, खेतड़ी झुंझुनू है, जयपुर है या अलवर है। क्लियर हो गया? तो यहां हमें पूछा जाता है चट्टानों के संदर्भ में कि अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। अब इन्हीं चट्टानों से पता चलेगा कि जब ये चट्टानें टूटेगी तो इससे मिट्टी का निर्माण होगा। तो अगला प्रश्न हमारा बनता है कि अरावली में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यदि हम बात करें मिट्टी की, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पर्वतीय मृदा या
पर्वतीय मृदा या लाल मृदा का क्या है, विस्तार है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम बोलते हैं इंसेप्टिसॉल। यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मृदा या इंसेप्टिसॉल पाई जाती है। और आपने सुना होगा लाल मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, मक्का के लिए उपयोगी है, क्योंकि लाल मिट्टी में लोहा तत्व की अधिकता होती है और इसीलिए उसका रंग लाल होता है और यह लाल मिट्टी मक्का के लिए उपयोगी है। और यही कारण है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का है वह उदयपुर में बोया जाता है। क्यों बोया जाता है, क्योंकि राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वह उदयपुर में है और राजस्थान में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भी कहां मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा। इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का उदयपुर में बोया जाता है। इसी तरह से विश्व के संदर्भ में भी देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा लाल मृदा का विस्तार है वह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रेयरीज घास का मैदान जो है कि लाल मिट्टी का पूरा क्षेत्र है जहां विश्व में सबसे ज्यादा मक्का होता है, इसीलिए प्रेयरीज घास के मैदान को यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मक्का पेटी के नाम से जानते हैं। जब हम विश्व ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पूछा भी जाता है कि मक्का पेटी कहां स्थित है, तो मक्का पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और विश्व में सबसे ज्यादा मक्का कहां होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लाल मिट्टी का विस्तार है। जबकि राजस्थान में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लाल मिट्टी कहां पाई जाएगी, जहां अरावली पर्वतमाला सबसे ज्यादा है, उदयपुर में। इसीलिए मक्का जो है सबसे ज्यादा उदयपुर में होता है। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि मक्का के लिए उपयोगी मृदा कौन सी है, तो लाल मिट्टी या इंसेप्टिसॉल, या राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का कहां बोया जाता है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो उदयपुर। तो मिट्टी चट्टानों से क्लियर होता है कि यहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तीसरी, इसके अलावा देखा जाए तो खनिज, खनिजों की हम लोगों ने चर्चा कर ली कि अरावली में जो है धात्विक तथा अधात्विक, कि अरावली में धात्विक खनिज भी निकलते हैं और अधात्विक खनिज। अब ये धात्विक और अधात्विक खनिज क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम खनिजों के अंतर्गत करेंगे। लेकिन यह प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक धात्विक और अधात्विक खनिजों के भंडार कहां हैं, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में। इसीलिए राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश कौन सा है, तो राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है वह अरावली पर्वतीय प्रदेश है। क्योंकि हमने पहले ही बात की कि अरावली में आग्नेय चट्टानें, इसलिए यहां धात्विक खनिजों की प्रधानता है, साथ ही साथ यहां अधात्विक खनिज भी निकलते हैं। इसीलिए राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध प्रदेश कौन सा है, अरावली है। और यही कारण है कि अरावली में खनिज आधारित उद्योगों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, तो उदयपुर में लगाया गया है। और राजस्थान में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है तो हम होते हैं चित्तौड़गढ़ में होता है। और चित्तौड़गढ़ में जो है क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का चूना पत्थर निकलता है, अधात्विक खनिज निकलता है, इसलिए खनिज आधारित उद्योगों का जो अधिकांश कह सकते हैं विकास हुआ है तो वह अरावली पर्वतीय प्रदेश में। इसकी चर्चा हम उद्योगों के अंतर्गत करेंगे जब हम खनिज आधारित उद्योग पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं खनिजों के बाद में वन एवं वन्य जीव। देखिए, राजस्थान में वन और वन्य जीवों की दृष्टि से भी सबसे समृद्ध प्रदेश कौन सा है, अरावली है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है वह कहां पर है, तो आपने पढ़ा होगा अभी हाल ही में राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की एक वन रिपोर्ट आई है जिसमें राजस्थान की वन संपदा का जो है आकलन किया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वनों का विस्तार है वह उदयपुर में है।
अब क्यों उदयपुर में है? क्योंकि अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? उदयपुर में। इसी कारण राजस्थान में सबसे ज्यादा वनों का विस्तार है, या वन प्रतिशत की भी बात करें तो दोनों में किसका अंत है? उदयपुर का नाम सबसे पहले है। तो कारण क्या होगा? तो हमारा प्रश्न होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक वन संपदा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक वन संपदा वाला भौतिक प्रदेश है वह है अरावली। और यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? उदयपुर। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो उदयपुर, भौतिक प्रदेश पूछा जाता है तो अरावली। और जब यहां पर वन क्षेत्र ज्यादा होंगे तो वन्य जीव भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसलिए राजस्थान में वन एवं वन्य जीवों की दृष्टि से जो है समृद्ध प्रदेश कौन सा है? अरावली। अब हम ये बात करें कि राजस्थान में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो वनों पर आश्रित है, जिन्हें हम आदिवासी जनजातियां कहते हैं। और राजस्थान में आदिवासी जनजातियां सर्वाधिक कहां रहती है? अरावली में रहती है। इसीलिए हम अरावली को आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। कि राजस्थान में आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली किसे कहते हैं? तो हम अरावली को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आदिवासी जनजातियां मुख्य रूप से वन और वन्य जीवों पर जो है आधारित होती है, और राजस्थान में वन और वन्य जीवों का सबसे ज्यादा जो है विस्तार कहें या वन्य जीव कहां पाए जाते हैं? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए आदिवासी जनजातियां जितनी भी है उसमें से अधिकांश जो है कहां रहती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में रहती है। अब ये कौन कौन सी रहती है यह भी हमसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो हम उनकी बात करें कि राजस्थान में कौन कौन सी आदिवासी जनजातियां रहती है, कहां रहती है। यह अरावली पर्वतमाला है। अब इसमें बात करें तो राजस्थान में जो प्रमुख आदिवासी जनजातियां हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं गरासिया। यह रहती है सिरोही के आसपास, गरासिया जनजाति। जयपुर के आसपास बात करें तो मीणा जनजाति। उदयपुर में बात करें भील जनजाति। उदयपुर के आसपास मीणा। जयपुर के आसपास डूंगरपुर में बात करें तो डामोर जनजाति है। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहां पर यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में निवास करती है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति जो कि राजसमंद से कोटा के मध्य निवास करती है। राजसमंद से कोटा के मध्य कथोड़ी। और यहां हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं
इस क्षेत्र में जो 12 में निवास करती है वह है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो कि 12 में निवास करती है, और एक और जनजाति जो भरतपुर में निवास करती है, सांसी जनजाति। भरतपुर में निवास करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं, गरासिया, भील, डामोर, कथोड़ी, सहरिया, सासी और मीणा। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जनजाति रहती है वह है मीणा, जो कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। सबसे प्राचीन भील जनजाति और सर्वाधिक है वह है मीणा जनजाति। अब हमारा प्रश्न है कि निम्न, या तो पूछेंगे निम्न में से कौन सी जनजाति अरावली में निवास नहीं करती है, तो दो जनजातियां अरावली में निवास नहीं करती है, एक तो सांसी और एक सहरिया जनजाति। या पूछा जाता है कि अरावली के पश्चिम में कौन सी निवास करती है, तो देखिए पश्चिम में निवास करती है गरासिया, दक्षिण में निवास करती है डामोर, उत्तर में निवास करती है मीणा और पूर्व में निवास करती है सहरिया या सांसी। दोनों में से कोई एक दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब हमारे कुछ प्रश्न यहां से बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं, हम उनकी बात करते हैं कि इन जनजातियों द्वारा वनों को काटकर या जलाकर कृषि की जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो प्रश्न बनता है कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि, जिसे हम झूमिंग कृषि, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहां सबसे ज्यादा कहां की जाती है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा की जाती है अरावली पर्वतीय प्रदेशों में। कि अरावली पर्वतीय प्रदेशों में जो है सबसे ज्यादा कौन सी कृषि की जाती है? स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि, जिसे स्लैश और बर्न भी कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न का संबंध भी किससे है? झूमिंग या स्थानांतरित कृषि से। राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अब आता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग जनजातियों द्वारा यह की जाती है। देखिए, जो कि गरासिया जनजाति द्वारा जो सिरोही के आसपास स्थानांतरित कृषि की जाती है, उसे कहा जाता है वालरा। गरासिया जनजाति द्वारा जो कि स्थानांतरित कृषि की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। अब बात आती है भील जनजाति द्वारा जो की जाती है, इसे चीमाता कहा जाता है। चीमाता कहा जाता है। डामोर जनजाति द्वारा जो की जाती है, इसे कहा जाता है दजिया। डामोर जनजाति द्वारा जो की जाती है, उसे दजिया कहा जाता है। भील जनजाति द्वारा जो की जाती है चीमाता कहते हैं। गरासिया के द्वारा की जाती है उसे वालरा कहते हैं। और सहरिया जनजाति द्वारा जो की जाती है, इसे वातरा कहा जाता है। वातरा कहा जाता है। तो इसलिए देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है स्थानांतरित कृषि कहां हो रही है? जनजातियों के द्वारा की जा रही है। कहां की जा रही है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में की जा रही है। इसीलिए यहां से एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि कहां की जाती है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो गरासिया जनजाति है, भील जनजाति है, डामोर जनजाति है। मीणाओं के द्वारा इसलिए नहीं कही जाती है क्योंकि मीणा जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति मानी जाती है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। तो यह राजकीय सेवा में और अन्य जो है गैर कृषि कार्यों में ज्यादा जो है अपना योगदान देती है, इसीलिए यह कृषि कार्य सबसे कम करती है। तो प्रश्न बन सकता है सर्वाधिक शिक्षित कौन सी है? तो मीणा जनजाति।
क्लियर? तो यह थी हमारी अरावली में कौन सी जो है जनजातियां रहती है, और इसीलिए हम अरावली को जो है आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। इसके बाद अरावली की और क्या विशेषता है? तो देखिए, इसके बाद अरावली की एक और सबसे बड़ी विशेषता है, वह है कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का जो उद्गम स्थल है वह अरावली है। ये राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उसमें से अधिकांश नदियां जो कि अरावली से निकलती है, इसीलिए अरावली की एक और विशेषता पढ़ते हैं। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है वह कौन सा है? अरावली है। देखिए, यहां अरावली है। अब एक कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, हम एक एक नदी को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम सीकर की बात करें तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांतली नदी। कांतली नदी। अलवर से बात करें, एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपारेल नदी। उदयपुर से बात करें, एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबी नदी। दूसरी एक और नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं बाणगंगा नदी। अजमेर से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं लूनी नदी। सिरोही से यदि बात करें तो पश्चिमी बनास नदी। उदयपुर से बात करें तो साबरमती नदी। और भी बात करें तो चित्तौड़गढ़ से बात करें मैनाल नदी। राजसमंद से बात करें बनास नदी। जितनी भी नदियां हैं, प्रतापगढ़ से बात करें तो जाखम नदी। इस तरह से अधिकांश राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? अरावली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है, तो वो कौन सा है? अरावली है। अब अरावली से दो तरह की नदियां निकलती है, एक तो निकलती है पूर्ववर्ती नदियां और एक निकलती है पश्चिमवर्ती नदियां। तो अब हमारा यहां से एक और प्रश्न बनता है कि अरावली का कौन सा जो भाग है यह पूर्ववर्ती और पश्चिमवर्ती नदियों का जो है विभाजन करता है? यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। भौराट का पठार।
भौराट का जो पठार है यह राजस्थान में अरब सागर नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का बंटवारा करता है। यानी भौराट का पठार नदियों को दो भागों में बांटता है कि भौराट के पठार के जो पश्चिम से भौराट के पठार के जो पूरब से नदियां निकलेगी वह सब बंगाल की खाड़ी में जाएगी और जो पश्चिम से निकलेगी वह सब अरब सागर में जाके गिरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का जो है वो विभाजन का कार्य करता है, तो वह करता है भौराट का पठार। और भौराट के पठार की जो हम लोग चर्चा करेंगे जब हम अरावली के पठारों की बात करेंगे कि अरावली में कौन कौन से पठार हैं। तो यह था हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता है इसके नाम को लेके, दूसरी विशेषता है इसकी जो है उत्पत्ति को लेके कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला और ये किसके समकालीन है। इसके बाद अरावली के जो है शाब्दिक अर्थ को लेके कि अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, भारत के संदर्भ में अरावली का जो है क्या कहा जाता है, अरावली में कौन से खनिज है, कौन सी वन संपदा है, नदियों के संदर्भ में, आदिवासी जनजातियों के संदर्भ में हमसे पूछा जाता था। तो यह पूरा था हमारी अरावली की विशेषताएं। और शेष आज के लिए इतना ही, शेष करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।